Hello everyone, welcome to Let's Crack UPSC CSC. My name is Sunil Singh Abhivyakti and today we will discuss class 9th NCERT chapter 2 constitutional design. Uh, okay. Hello everyone, hello. Okay. प्लीज एक बार कंफर्म कि वॉइस एंड वॉइस वगैरह क्लियर है सब, एक बार कमेंट करें. ओके. चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन एंड अब ये कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का चैप्टर बहुत जैसे आप लोगों ने इसको हम लोगों ने 6th क्लास के एनसीईआरटी में 7th में 8th में थोड़ा थोड़ा हमने हर जगह देखा है. तो आज उसी को 9th में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं. ठीक है ना. IQIP GS पेपर 2 यूनिट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. तो आपके यूपीएससी के सिलेबस जीएस पेपर 2 से ये रिलेटेड है. यही टॉपिक आज हम लोग करेंगे. अबाउट मी टॉपिक में बहुत ज़्यादा जान नहीं है बट मैं जान डालने की कोशिश करूंगा. और हिंदू का एनालिसिस तो आप लोग डिमांड करें यहाँ पर तो सौरभ सर करते हैं, अच्छा करा रहे हैं. प्लीज़ आप लोग उनको फॉलो करें. बाकी में अगर आप वहाँ आना चाहते हैं तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर आप आ सकते हैं. अबाउट मी एक्स यूपीएससी इंटरव्यूवी, एडिटर एंड चीफ करंट अफेयर्स मैगजीन फोर्टनाइटली और डायरेक्टर हूँ रिनाउंड आईएएस कोचिंग इन मुखर्जी नगर दिल्ली. इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में मैं काम करता हूँ एज अ एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट, जहाँ पर बच्चों को इनोवेशन सिखाता हूँ कि कैसे वो इनोवेटिव आइडियाज से अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकें. और 20 इयर्स का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है. 10 ईयर एज एस्पिरेंट, 10 ईयर ऐसा एज अ मेंटर्स. और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर भी मैं एजुकेटर हूँ. और जो भी स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी, और तो वो आ सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी, जहाँ पर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. ओके. एंड प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको देख सकते हैं डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब आपको मिलने वाला है. अनलिमिटेड एक्सेस सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है. और टॉप एजुकेटर्स हैं. इसके साथ साथ आपको क्या मल्टीपल कोर्सेज भी मिलेंगे. मल्टीपल कोर्सेज यानी कि जैसे पॉलिटी है तो उसके 32 कोर्सेज हैं. केवल एक टीचर नहीं है, 32 टीचर्स उसे करा रहे हैं. आप अगर आना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड यानी जीएस पेपर 4 करा रहा हूँ और उसके साथ साथ हिस्ट्री करा रहा हूँ. तो आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं. SN10 कोड है मेरा यहाँ का. SN10 कोड, आप ये कोड ले सकते हैं और 1 ईयर और 2 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है. वो आप ये देखें 2 ईयर फी कितनी कम है, तो आप आ सकते हैं. चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. अब ये स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर. ओके. देर आर सर्टन, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, देर आर सर्टन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. ऑल सच रूल्स यानी कि देर आर सर्टन बेसिक रूल्स, किसमें कुछ होते हैं जो आपको या सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप देख सकते हैं यानी इसमें क्या होता है, एक सेट होता है, सेट ऑफ रूल्स. सेट ऑफ रूल्स यानी सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं जो क्या करना, जो सिटीजन एंड गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करना पड़ता है. इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गाइडलाइन है. किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए. और उसके साथ साथ जो सिटीजन्स हैं उनके लिए
कि वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए नॉर्म्स के हिसाब से या जो गाइड्स हैं उनके हिसाब से क्या करें, अपना अपना काम करें। तो ये है यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन और उसका बेसिक। अब अगर इसको हम इंटरलिंक करें एथिक्स यानी जीएस पेपर 4 से, इस डेफिनेशन को अगर हम एथिक्स से इंटरलिंक करें तो एथिक्स में एक क्वेश्चन आया 2019 में आया, ये आपसे पूछा गया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स। अगर आपसे पूछो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स। ओके, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स यानी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लिए यानी कि किसके लिए जो ये सर्टेन बेसिक रूल्स हैं, ये जो सर्टेन बेसिक रूल हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने, जो सिटीजन्स को फॉलो करने। अगर गवर्नमेंट और सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सर्टेन बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो यही है कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक रूल्स दिए हैं उनको अगर सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स। ऑब्वियस है। तो आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन से हमने ये भी लर्न कर लिया कि जो एथिक्स में क्वेश्चन आया था, तो ये डिपेंड करता है। यूपीएससी इज नॉट यू मतलब आपका कि हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें, हम सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें, हम सारा कोर्स कंप्लीट कर लें। तो अब ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, चूंकि मैंने सारे मेंस लिखे, इंटरव्यू दिया, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा हूं तो मुझे वो रास्ता पता है, तो मतलब आपको पढ़ना नहीं है। सारी एनसीईआरटी आप फिनिश हो जाएंगी फिर भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, यूज करना सीखना, हाउ टू यूज। जो आप रीड करते हैं वो कैसे राइट कर सके मेंस में, जो आप रीड करते हैं आप उसे कैसे यूपीएससी के इनोवेटिव मतलब इनोवेटिव क्वेश्चन से आप उसे कनेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे आज अभी मैं मॉर्निंग में 11:30 पे एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की क्लास इसी चैनल पर लेता हूं, आप सबको पता है, यूट्यूब पर। और उसके बाद प्लस पर भी मेरा बैच चल रहा है बाइलिंगुअल। तो मैंने अभी जैसे एटीट्यूड था, तो एटीट्यूड में किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है कि जो है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, क्या ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, बट वहां पूछ लिया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। अब जिसको डेमोक्रेसी पता है, जिसको डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल्स पता है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है अपनी 9th क्लास के एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर था, तो जिसको भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पता है, तो ऑब्वियस से जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है वही उसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे पॉजिटिवली तो पॉजिटिव डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, नेगेटिव तो नेगेटिव डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो ऑब्वियस है यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम पढ़ते क्या, इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कैसे यूज करते हैं, हम कैसे चीजों को यूज करते हैं, सबसे बड़ा मैटर ये करता है। क्लियर है? तो ये है। अब यहां से आगे चलते हैं। अब देखिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का एक एग्जांपल, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस टू लाइफ, यानी उनको आजीवन कारावास इम्प्रिजनमेंट दिया गया 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द, क्या है यानी उस टाइम का जो रिजीम था, जो गवर्नमेंट थी, उसका अपोज करने के कारण उन्हें क्या किया गया, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला 1964 में। नेल्सन मंडेला स्पेंट नेक्स्ट 28 ईयर्स इन, बाप रे बाप, इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबेन आइलैंड। आप देख सकते हैं रॉबेन आइलैंड पे कैसा है वो, ड्रेडेड प्रिजन था, यानी बहुत खतरनाक था ये प्रिजन रॉबेन आइलैंड। और वहां पर 1964 से नेक्स्ट 28 ईयर्स तक उन्हें रखा गया, जबकि वो क्या क्या कर रहे थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, ब्लैक्स के जो राइट हैं वो जो है एस्टेब्लिश होने चाहिए। द सिस्टम ऑफ
Apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin, यानी black and white color. The white European imposed this system on South Africa. और इन्होंने इसका मतलब क्या किया, इसके अगेंस्ट गए, उन्होंने अपनी वॉइस को रेज किया और उसके कारण से 1964 में उन्हें रॉबिन आइलैंड पर भेज दिया गया. अब आप समझ सकते हो 28 ईयर्स. ठीक है. बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी ये थे व्हाइट एंड ब्लैक के साथ साथ ये तीसरा एक था जो कलर्ड था, जो माइग्रेटेड इंडिया, यानी कि जो इंडिया से माइग्रेट करके गए थे. द व्हाइट रूलर्स यानी जो गवर्नमेंट थी ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट्स यानी जितने भी नॉन व्हाइट्स थे एज इंफीरियर्स, कि तुम इंफीरियर हो. द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, यानी जो नॉन व्हाइट्स थे इनको वोटिंग राइट भी नहीं था. इसका मतलब डेमोक्रेसी में, यानी कि अगर डेमोक्रेसी थी तो वो डेमोक्रेसी कैसी थी, डिस्क्रिमिनेशन वाली. कौन सी? डिस्क्रिमिनेशन. क्लियर है? डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है ना. फिर इसके बाद जो उस समय सिस्टम था वाज पार्टिकुलरली क्या था, ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स, यानी ब्लैक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था. ठीक है. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, वाइट एरिया में वो जा नहीं सकते थे जहां पे वाइट जो वाइट मेंस रहते थे. ठीक है. दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट, अगर उनके पास परमिट होती थी. आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन का कितना बड़ा यहाँ पर एग्जांपल है. ट्रेन में, बसेस में, टैक्सीज में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरी में, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड ब्लैक. सब कुछ अलग था. यहाँ व्हाइट्स जाएंगे, यहाँ ब्लैक जाएंगे. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेशन, यानी सब कुछ सेग्रेट कर दिया गया था. आप देख सकते हैं. तो ये यहाँ के एग्जाम्पल से, किस एग्जाम्पल से, यहाँ पर ये हमें ये लर्न करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिजाइन है एक्चुअल में ये इसके बेसिक्स क्या रहे, यानी किस चीज को ध्यान में रख करके ये डिजाइन किया जाता है. तो ऑब्वियस यहाँ पर अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया गया है कि इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है. क्या है कि इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है. अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आना चाहिए. ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. अब कुछ भी, यानी अगर उनके अगेंस्ट में कुछ भी टेरिबल ट्रीटमेंट हो रहा, बट वो कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जैसा आजकल डेमोक्रेसी में किया जाता है या आफ्टर डेमोक्रेटिक सेटअप किया जाता है. सिंस 1950, सिंस 19 the blacks, colored and Indians fought against the अफार सिस्टम. ये आप देखें कि सिंस 1950 दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स. अब उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट मार्च और स्ट्राइक स्टार्ट किया जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन. तो ये जो सेग्रीगेशन की पॉलिसी थी वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इसको अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ाया. सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट. क्या किया, अनजस्ट एंड रेसिस्ट. बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टार्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपुल, जिसमें इंडियंस भी थे. तो आप देख सकते हैं ये क्या था, ये डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओके. फिर इसके बाद क्या करा, ये जो सरकार है ये 26 अप्रैल 1994 को क्या हो गई, इसका रूल समाप्त हुआ. आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द व्हाइट फॉर एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर. आप देख सकते हैं यानी
कि 1994 में क्या हुआ, यानी अब यहाँ पर ये जो पावर थी वाइट की, ये पावर क्या होगी, चेंज हो गई। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और यहाँ पर नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में क्या हुआ, यहाँ पर एक नया न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका निकला, और जिसमें जो ब्लैक लीडर्स थे अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट फॉर द उन्होंने कहा माफ कर दो इन्हें, जो वाइट्स ने हमारे साथ किया है, जो भी एट्रोसिटीज की है, माफ कर दो। आफ्टर 2 years बहुत discussion and debate, they came out with one of the finest constitution that gave to its citizens the most extensive rights available in any country। ये देख सकते हैं एग्जाम्पल बताया गया। फिर इसके बाद क्या आया, एक क्या आया, याद रखें, मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स देने के लिए वर्ल्ड का फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बनाया। ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या रहता है, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, नॉर्म्स रहते हैं जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों को मानने पड़ते हैं। तो फिर ना कोई ब्लैक होता ना कोई व्हाइट होता। अब ये अगर आपने ये देखा कि ये सिस्टम रहा, तो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, वाई, रीजन क्या है। हमें why we do need a constitution, why reason, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. It generates a degree of trust, याद रखिएगा, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। ये इसलिए, यानी वाई डू बी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपसे कोई पूछे ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं क्या करता है, ये जनरेट कर सकता अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूटेड, कि गवर्नमेंट को कैसे हम बनाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में होता। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, यानी कि कौन सा डिसीजन किसे लेना है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब डिफाइन रहता है, जैसे स्टेट, सेंटर, लोकल बॉडीज। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, यानी वो ये बताता है, क्या बताता है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी यानी गवर्नमेंट की पावर क्या है वो इसको बताता है, और उसके बाद सिटीजन्स के राइट क्या है वो भी डिफाइन करता है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन, हमारे लिए एस्पिरेशन होता है ऑफ द पीपुल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एस्पिरेशंस होता है किस लिए, गुड सोसाइटी को बनाने के लिए। अब इसके बाद यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीलिम्स में आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब एनसीईआरटीयां फिनिश हो जाएंगी तो इस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। क्या किया उन्होंने, ड्राफ्ट किया, क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये देखिए हिस्ट्री, यानी ये प्रीलिम्स का पीटी फैक्ट आ गया। इन 1931 सबसे पहले आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। फिर सेकंड जो इन 1931 द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट
ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, यानी कि कराची सेशन में ये निकल करके आए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए। दे वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखिए कहा गया, अब ये भी क्वेश्चन है प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये कहाँ पे, किस कांग्रेस के क्या किया गया था सेशन में ये बात उठी, या कहां से पास हुआ? तो 1931 क्या है, रेजोल्यूशन एट कराची सेशन। द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल, यानी कि अंग्रेजों का जो कॉलोनियल रूल था, आल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो क्या था जो, यानी ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उससे भी हमें हेल्प मिली। द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इंडियंस ने जो उस टाइम ब्रिटिश रूल में जो भी लेजिस्लेशन में लोग आए थे, उनको भी एक एक्सपीरियंस था, तो ये भी हमें क्या किया, हमारे लिए मदद किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये देखिए क्या है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन आपके लिए है मेंस का। किसका क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। कैसे, यही क्वेश्चन आपसे 2014 और 5 में पूछा था। एक मिनट में चेक करता हूं आपको, पहले वो क्वेश्चन एक बार मैं दिखाऊं उसके बाद। यानी जो भी डिसाइसिव, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वही यूपीएससी में पूछता है। तो एक बार हम ये क्वेश्चन चेक करते हैं। प्लीज वेट 1 मिनट। 52 to 58। हाँ क्या क्या भाई, 1 क्वेश्चन। नॉट, प्लीज वेट 1 मिनट, आई एम सर्चिंग। एक्चुअली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समटाइम अगर आप खोजो तो कोई चीज़ मिलती नहीं इतनी जल्दी, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। ओके, ओके, सॉरी आई एम नॉट। आप लोगों के पास अनसॉल्व है किसी के पास?
एम एम लक्ष्मीकांत पे मैं लेक्चर लेके आने वाला हूँ, प्लीज, तो आप लोग वेट करेंगे। एम लक्ष्मीकांत पे मैं आंसर एक सेशन लेके आऊँगा, बट आप वेट करें थोड़ा सा। और जस्ट आई एम सर्चिंग। ओके, सॉरी, कभी कभी क्वेश्चन सर्च करो तो मिलता नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन का जो नेचर था, वो क्वेश्चन ये था, इस टाइम पे नहीं मिल रहा है शायद। तो क्वेश्चन आपका ये था कि जो हमारा 1950 का फाइनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जो हमने अडॉप्ट किया था 1950 का, तो ये पूछा था क्या ये टोटल 1935 को ही हमने कॉपी कर लिया था, यानी हमारा जो 1950 का फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो क्या ये 1935 का सेम कॉपी था? ये क्वेश्चन था, याद रखें, ठीक है ना। ये सेम कॉपी था, ये आपको याद रखना क्या था, सेम कॉपी। तो ये था 1935। तो ये आपको ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद मेनी ऑफ आर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी इम्पैक्ट किया। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, वहां से भी लिया, एंड द बिल ऑफ राइट्स इन यूएस। तो सबसे कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ हम क्या हुआ, इंस्पायर हुए। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economical quality, तो इक्वलिटी। तो ऑब्वियस है हमने रशिया से क्या लिया, सोशलिज्म, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। फिर इसके बाद आप देखें, ये था इंस्पिरेशन, हमने कहां से क्या लिया। फिर इसके बाद आपका आता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly। क्या था? तो ये हुआ आपका Constituent Assembly। Its first meeting was held in December, ये देखिए December 1946। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, यानी पीटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, यानी फर्स्ट, जो फर्स्ट यानी फर्स्ट चीज क्या हुआ, फर्स्ट घटना हमेशा पूछता है। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इसके बाद सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो ये फर्स्ट एक मेजर जो इवेंट हुआ था वो ये हुआ था। देन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली that wrote the Indian Constitution had 299 members। तो उसमें 299, ये भी पीटी फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी आपका पीटी फैक्ट हुआ। द असेंबली adopted the constitution on 26 November 1949 but it came into effect on January 26 1950। ये दोनों डेट आपको याद रखना है। कुछ इस टाइम पर जो है क्या हो गए थे, लागू हो गए थे, कुछ बाद में 26/19/50। टू मार्क दिस डे बी सेलिब्रेट January 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपुल ऑफ इंडिया। तो ये आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है आपको क्या करना है। अब देखिए, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल यानी ये क्या है, कंसाइंस ऑफ, इसे हम क्या कह सकते हैं, कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं, कंसाइंस यानी अंतरात्मा कहते हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। यानी ये क्या है, यानी जो प्रियम्बल होते हैं ये क्या होते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन अगर आए तो ये होते हैं शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज। दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, इसे क्या कहते हैं, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच, यानी ये क्या है, ये फिलॉसफी है क्या, प्रियम्बल विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। ओके, इसी फिलॉसफी पर
एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन आपका बिल्ट हुआ है, ये है प्रियम्बल। इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड, यानी ये एक स्टैंडर्ड हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, किस लिए, टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट क्या, द लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। तो ये क्या है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं ये गाइडलाइंस हैं, ये क्या है, गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ओके। ओके मनीषा, मैं ट्राई करूंगा इंग्लिश, वैसे हालांकि इंग्लिश यूज करता हूं कुछ कुछ, ऐसा नहीं है, बट ये आपका प्रियम्बल एक बार देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इस पे यूपीएससी क्वेश्चन रेगुलर पूछता है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, देख सकते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। ये सारे आप देखोगे यूपीएससी के फेवरेट हैं, ये यूपीएससी के फेवरेट है, रेगुलर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, रेगुलर क्वेश्चन यहां से आए, ठीक है ना। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation। तो ये ऑब्वियस है, ये इस पर रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रियम्बल पर मैं एक दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ हाँ, ओके ओके, इंग्लिश में मैं कोशिश करूंगा कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा, एक्चुअली इंग्लिश में बहुत लोग पढ़ाते हैं तो मुझे लगा कि ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसमें टर्मिनोलॉजीज को यूज करूँ। आप लोगों की बात बिल्कुल सही, आप लोगों की बात का रिस्पेक्ट करते हुए मैं 100% करूंगा। अभी तो आप लोग मुझे ये बताओ, ये एनसीईआरटी में इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा है, या मैं एनसीईआरटी की क्लास को रोक दूं? अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती का पढ़ाना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। क्लियर है? क्या एनसीईआरटी में आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है? बेटा यहाँ पर बाइलिंगुअल ही चलेगा, यहाँ पर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं, ओके। जैसे 2004 में आपसे क्वेश्चन आया था, 2004 में इसी प्रियम्बल से क्वेश्चन आपसे था। क्वेश्चन क्या था 2004 में, प्लीज आप चेक करिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डू यू थिंक दैट द लेटर हैव बीन, ओके, नो नो, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस पर क्वेश्चन आया था 2004 में। तो आप देखें ऐसे क्वेश्चन रेगुलर आए हुए हैं, आप उनको अगर देखेंगे। अब क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, यानी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, देख सकते हैं क्या है, वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड, crafted in accordance with people's aspiration and change in society. So they made provision to incorporate change from time to time. These changes are called constitutional amendment। यानी जब टाइम टाइम पर हमारे जो भी
लॉ है उसमें चेंजेस वगैरह होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग person to govern the country. It defines who will have how much power to make decision, and it puts limits to what the government can do by providing some right to the citizen that cannot be violated. तो ये है आपका पूरा का पूरा डिजाइन। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। ये देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैच इस चैप्टर में वैसे भी कुछ खास था नहीं। मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद एंड सरोजनी नायडू, इनका रोल क्या रहा है? तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू क्या थे? प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928 यानी नेहरू कमेटी। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आप प्रीलिम्स के लिए याद कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सरोजनी नायडू मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक्सरसाइज, here are some of the guiding values of the constitution and their meaning. Rewrite them by matching them correctly. sovereign क्या है, रिपब्लिक क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, सेकुलर क्या है, इनके बारे में आप देख सकते हैं। सॉवरेन क्या है? पीपुल हैव द सुप्रीम राइट। अब देखो ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, ये सब पीटी फैक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? तो सॉवरेन क्या? पीपुल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन दैट कॉल सॉवरेन। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, तो ये हो गया आपका रिपब्लिक। फ्रेटर्निटी, पीपुल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सेकुलर, गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन। तो आप देखें ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, और ये कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं और उनके वर्क्स हैं। फिर इसके बाद देखो यूपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन आया, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसमें रिफ्लेक्ट होता है? किसका? माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका थॉट, उनकी फिलॉसफी। द प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऑब्वियस है द प्रियम्बल। आप देखो, ठीक है ना, कितने इजी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। हम बहुत डीप पढ़ते हैं, इसी वजह से हमारा प्रीलिम्स, हम बहुत फैक्ट पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत कम पढ़ना चाहिए, रिवीजन बहुत करना चाहिए। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट embodied इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देख लो अब आप बताइए। लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। ये देखो आप, यानी आप देखो इससे ये क्वेश्चन, ये अगर आप ये देखें, आपने 9th क्लास में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल पढ़ा, और ये जो भी दिए गए हैं उसी से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या नहीं है? क्या कह रहा है? देखिए, which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? अब आप देखें, इकोनॉमिक लिबर्टी, ये क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी, कितने इजी होते हैं, बट हम देखिए 2 क्वेश्चन हमें यहीं आ गए, देख सकते हैं आप, 1 एंड देन 1। तो दिस इज द चैप्टर। अब हम लोग कल, आज मैं इतना ही करूंगा, कल हम लोग करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्या करेंगे? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। प्रॉमिस करता हूं जितने भी प्रीलिम्स, जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए हैं वो सारे सॉल्व करूंगा, और कई क्वेश्चन आए। तो कल हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर से कल स्टार्ट करेंगे, और आपकी क्लास अब रेगुलर होगी, बिल्कुल गैप होगा नहीं। चाहे मैं 40 मिनट्स की क्लास लूंगा, बट ये रेगुलर चलेगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जैसे ही ये है, यानी कि हम जब पॉलिटी ये एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे, एनसीईआरटी के बाद एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर दूंगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर, और एम लक्ष्मीकांत बहुत स्पीड से मुझे करना है, यानी केवल इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स करने। फिर इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे, हिस्ट्री। और प्लीज मॉर्निंग 11:30 AM आप लोग फॉलो करिए
एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वो जरूर फॉलो करिए, अच्छा लगेगा आपको। एंड 10:30 PM कोई ना कोई वायरल मेरा आएगा, तो आज हम मैं रहूंगा लाइव ही रहूंगा कि हम शेड्यूल को कैसे 1 मिनट में मतलब ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आज 10:30 PM भी रहूंगा, ओके। और हाँ पक्का ये कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल ये कंटिन्यू रहेगा, आप लोग बिल्कुल ना, बिल्कुल 100% चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, बाय बाय, गॉड ब्लेस।